बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 टीवी के प्रोग्राम सच पैगंबर में आपका खादम अदना शहज़ादा आलमगीर आपकी खिदमत में हाज़िर और आपको और तमाम नाज़रीन को और अहले वतन को सलाम पेश करता है। नाज़रीन, आज काफ़ी मौजू हैं। एक तो कल का जो वीलॉग है उस पे बहुत ज़्यादा तबसरे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स भी आई हैं, कुछ नेगेटिव हैं कुछ पॉजिटिव हैं और ज़्यादातर पॉजिटिविटी की तरफ है मामला। और उसमें जो है वो मुझे कहा गया है कि ये जो आपने एक जो है वो माहिर तफ्तीश होने के नाते आपने कुछ जो डॉट्स को मिलाने की कोशिश की है, ज़रा उनकी वजाहत दोबारा से लोगों ने मांगी है। वहाँ पे मैंने ये कहा था कि ये बात जो है, ये तफ्तीश जो है, ये यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि सबसे पहले 130 मोटरवे को जो कॉल जाती है, कॉल कौन से ऑफिसर रिसीव करते हैं, वो कौन सा नंबर जो है वो उन्हें देते हैं। 15 की बजाय कोई दूसरा नंबर दिया जाता है तो वो नंबर क्यों दिया गया। उसके बाद उस नंबर पे वो खातून कॉल करती हैं और उनको कहती हैं कि मुझे जो है वो मेरी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है और मैं मोटरवे पे एक सुनसान जगह पे खड़ी हूँ, मेरे साथ बच्चे भी हैं और मेरे पास जो है वो नकदी भी है और कुछ ज़ेवरात भी हैं, तो मुझे 1000 रुपये का पेट्रोल भिजवा दीजिएगा ताकि मैं गाड़ी को स्टार्ट करके आगे निकल जाऊँ। तो उसके बाद जो है वो एक राहगीर का गुज़र होता है। इस कॉल की टाइमिंग लेनी चाहिए कि उस खातून ने किस वक्त कॉल की, जो वो कॉल बता रही है उसने किस वक्त की। बड़ा आसान सी तफ्तीश है इसकी, बड़े आसान। अब आजकल इतने आसान तरीके हैं कि जब हम 80s की या 70s की या मिड 70 की दिहाई में जो है वो इस तरह के अंधे केसेस आ जाते थे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता था। सिर्फ थंब इम्प्रेशन जो है वो अगर मिल जाते थे या कोई जो है वो वारदात करने वाला मुलज़म जो है वो अपना निशान छोड़ जाता था, कोई सिगरेट का टुकड़ा छोड़ जाता था या कोई ऐसी चीज़ वहाँ उसके रह जाती थी, तो उससे हम तफ्तीश को आगे बढ़ाया करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल जो है वो सही टारगेट तक पहुँच जाया करते थे। अब यहाँ ये है कि वो टाइमिंग्स जो हैं उन पे मैं बात करता हूँ, जो मैं चैनल की हद तक नहीं जाता। मैं ये है कि खालिद मसूद साहब का वहाँ से गुज़र होता है 2:47 पे वो कॉल देते हैं। जब वो देखते हैं, वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि एक आदमी एक औरत को मार रहा है, घसीट रहा है और उसके बच्चों को पीट रहा है, तो मैंने पहले ये समझा कि मियाँ बीवी भी हो सकते हैं या कोई और वारदात हो सकती है। तो जाहिर है उस वक्त बंदा जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वारदात के ऊपर, जब उसके पास कोई वेपन भी ना हो तो वो खड़ा नहीं होता। और वो आगे जाके खड़े हुए हैं, उन्होंने अपना कौमी फरीज़ा अदा किया, एक पाकिस्तानी शहरी होने का सबूत दिया और उन्होंने 15 पे कॉल दी कि एक गाड़ी जो है वाइट होंडा सिविक जो है वो टॉल प्लाजा से इतने फासले पे जो है वो खड़ी है और एक बंदा जो है वो औरत को पीट रहा है। अब यहाँ गौर कीजिएगा कि 2:47 पे ये बात की जाती है। उसके बाद डॉल्फिन फोर्स का ऑफिसर कहता है कि 2:48 पे हमें कॉल रिसीव होती है। अब वो औरत को पीट रहा है, मार रहा है, यानी कि अभी वारदात का आगाज़ हुआ है कि वो उसको घसीट रहा है जंगल की तरफ। ये है खालिद मसूद साहब का बयान। अब डॉल्फिन फोर्स वाला कहता है कि 2:48 पे कॉल वसूल हुई, 2:53 पे हम वहाँ पहुँचे। अब देखें 48 और 53 5 मिनट, 47 का 1 मिनट शामिल करें बीच में, तो ये 6 मिनट बनते हैं। 6 मिनट में जो है वो जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि गाड़ी में कोई मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि खालिद मसूद के बकौल वो औरत को घसीट के नीचे ले गए। 2-4 मिनट में ले जा सकते हैं, 5 मिनट में ले जाया जा सकता है। वो जब ले गए तो उसके बाद डॉल्फिन वाले जो है वो टार्च मारते हैं, गाड़ी को सर्च करते हैं, इर्द गिर्द देखते हैं, नीचे जंगल में टार्च मारते हैं, कोई नज़र नहीं आता। वो आवाज़ें देते हैं कि हम पुलिस वाले हैं, हम पहुंच चुके हैं, आपकी मदद के लिए आ गए हैं, कौन है, हमें आवाज़ दें। तो आगे से जब वो जंगल में नीचे उतरते हैं तो उसके बाद एक आवाज़ आती है, भाई भाई। वो उस तरफ बढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि हम क्या देखते हैं कि एक औरत है जिसने 3 बच्चों को जो है वो अपनी बाहों के हसार में लिया हुआ है और वो कहती है मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आना। तो ये कहते हैं कि हम पुलिस फोर्स है, हम आपके भाई हैं, बहन हम आपके भाई हैं,
हमें अपने पास आने दें, तो वो कहते हैं कि हमने उनको रेस्क्यू किया वहाँ पे। यहाँ मेरा ये था नुक्ता कि वारदात 6 मिनट में, इसका मतलब है कि ये सारा एपिसोड मुकम्मल हो गया। 2:47 पे कॉल, 2:48 पे रिसीविंग, 2:53 पे वहाँ पे आमद और 2:53 पे वो नीचे जा चुकी हैं, जबकि 2:47 पे वो घसीटी जा रही हैं। ये था वो मेरा नुक्ता जो मैं आपको कल वाज़े टाइम की कमी की वजह से नहीं कर सका, सिर्फ मैंने टाइमिंग बताई। और वो मैंने चूँकि प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो है, और ख़ास तौर पे मैं उमर शेख साहब के लिए ये बात कर रहा था कि खुदारा इन यहाँ से स्टार्ट लें, वो लोग कौन थे जिन्होंने इन लोगों को वहाँ पे भेजा, या इनको 1000 रुपया भी कहा कि छोड़ आना उसके पेट्रोल के लिए। और वही मैं कहता हूँ कि जो मुजरिम होता है, मुलजिम होता है, या चोर होता है, डाकू होता है, या इस तरह का रेपिस्ट होता है, वो कोई ना कोई अपनी निशानी छोड़ जाता है। तो ये निशानी वो एक और छोड़ गए वहाँ पे। अब इसके पीछे जो कहानी है वो मैंने कल बता दी है, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि उस कहानी के साथ जुड़ी हुई बेशुमार माजी की कहानियाँ हैं जो आप लिंक करते जाएंगे तो एक ज़ंजीर बन जाएगी। और वो ज़ंजीर जो है वो कहाँ पे आके ख़त्म होगी वो मैंने कल आपको बता दिया था, और सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को भी बता दिया था कि एक मीडिया हाउस जो तमाम तर इस तरह के मामलात को करता है, जो जजेस की वीडियो बनाता है, जो लोअर कोर्ट के जजों की वीडियोस बनाता है, जिन जजेस के पास उनके मुकदमात होते हैं उनकी वीडियोस बनाता है, जब उस केस का कुछ ना बना, उस केस के लिए उनको कोई सज़ा ना दी गई, और वो जो है वो पनपते पनपते जो है वो यहाँ तक पहुँचा कि अब वहाँ पे पूरे पूरे ड्रामे, पूरे पूरे एपिसोड और पूरे पूरे इस तरह की फ़िल्में बनना शुरू हो गई, जिससे पाकिस्तान की साख, पाकिस्तान के इमेज को मैक्सिमम नुकसान पहुँचाया जा सके। यहाँ पे 2 टारगेट थे, एक टारगेट पाकिस्तान था, दूसरा टारगेट जो है वो उमर शेख था। और उमर शेख को वहाँ से हटाने के लिए CCP लाहौर के ओहदे से मुतद्दद कार्रवाइयाँ की गई, दरख्वास्तें दी गई, टेलीफोन कॉल्स की गई, और उसके बाद जो है वो ये बड़ा ड्रामा जो है, ये जो है वो इसको बना के तो इसको फैला दिया गया। और इतनी हाइट दी गई, इतनी हाइट दी गई कि ये सबसे पाकिस्तान में जो है वो तमाम लोग, तमाम पब्लिक, जाहिर है लोगों को नहीं पता कि पीछे डीप रूटेड इसके पीछे कहानी क्या है। यहाँ तो लोग सिनेमा में फ़िल्म देखते हुए कोई ऐसा सीन आ जाए तो लोग और औरतें रोना शुरू कर देती हैं, बच्चे सहम जाते हैं, डर जाते हैं। तो मासूम लोगों को नहीं पता कि इस कहानी के पीछे किरदार कौन थे। कल मैंने बेनकाब किए। अब ये हमारी एजेंसीज़ का फ़र्ज़ है, हमारी पुलिस का फ़र्ज़ है कि वो मेरी कही बातें जो हैं उन पे जो है वो अमल करते हैं, तो वो किसी न किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। और अगर मैं जो है वो किसी मफरूज़े की बुनियाद पे कर रहा हूँ या किसी के साथ ग्रज की बुनियाद पे कर रहा हूँ, तो वो भी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तफ्तीश को हर सिरे से पकड़ना चाहिए। अब ये इसके ताने बाने शुरू करते हैं, कहाँ से मिलते हैं। पहले तो पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगा कि कल जो है वो तमाम 5 बिल, मनी लॉन्ड्रिंग का बिल, और FATF ने जो शर्त लगाई थी हम पे कि ये जो होती है दहशतगर्द तंजीमों को जो पैसा दिया जाता है उसके हवाले से, और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो है जो शराइत वो दे के गए थे आखिरी सिटिंग में, उन पे अमल करते हुए हुकूमत ने ये बिल पेश किया। अपोजिशन ने इसकी मुखालफत की क्योंकि वो इसको, इस बिल के ज़रिए जो है वो हुकूमत को ब्लैकमेल करना चाहते थे, वो अपने अहदाफ हासिल करना चाहते थे। लेकिन उनके हदफ जो हैं उनके आगे डट गया वज़ीर आज़म भी और रियासत भी। और ये अकेला वज़ीर आज़म नहीं, ये रियासत ने, ये हमारे अदारों ने कहा कि आप डट जाएं, ऐसा नहीं करना, ये बिल पास इंशाल्लाह होगा। और ये ऐसे कुछ लोग हैं जो मुहिब वतन हैं, वो इस बिल को पास करवाएंगे और इन्हीं में से होंगे जो पास करवाएंगे। और उसका नतीजा कल निकला कि पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि कल जो है वो हमारा जो बिल है वो पास हो गया। अब ये FATF की कहानी आपको मैं बताता हूँ कि ये 2018 में हमारे ख़िलाफ़ FIR लॉन्च करवाता है इंडिया, मोदी साहब। वहाँ जब ये FIR लॉन्च होती है कि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पाकिस्तान में जो है वो पैसा जो है वो दहशतगर्दों की सहूलतकारों के लिए यहाँ पे आ रहा है और कोई रोक टोक नहीं है,
और दहशतगर्दी को जो है वो यहाँ पे जो है वो हवा दी जा रही है, उनको जो है फंडिंग की जा रही है। तो ये हम पे FIR लॉन्च हो गई। फौरी तौर पे जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं उस वक्त आर्मी चीफ उस वक्त के, वो जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ से जाके मिलते हैं और उसके साथ जो इसहाक डार को भी जो है ऑन बोर्ड किया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप हर सूरत में इसका जवाब दें और इसके लिए बिल लाएं और इसको जो है वो डिफ्यूज़ करें इस सिचुएशन को। लेकिन चूँकि वो मुद्दई के साथ जो है, कंप्लेनेंट के साथ जो है को कंप्लेनेंट थे, मुद्दई के साथ वो मिल के ये काम करवा रहे थे, इसलिए उन्होंने इस पे कतई तवज्जो नहीं दी और उसके बाद जो है ये पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में चला गया। और ये तोहफ़ा जो है आने वाली हुकूमत को 2019 में विरसे में मिला। अब जब बिल लाया जाता है ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए, पहले ग्रे लिस्ट में जो है वो स्टे मिलता है, ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए शराइत जो दी जाती हैं, उनके आगे फिर ये दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। ये दीवार जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बन के खड़े हुए, ये अपने मफादात के लिए खड़े हुए, ये पाकिस्तान के लिए खड़े हुए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने के लिए, जो इनका एजेंडा है, जो मोदी का एजेंडा है, ये उस पर खड़े थे और ये चाहते थे कि पाकिस्तान जो है FATF में ब्लैक लिस्टेड हो जाए। और इनको भी पता था कि ब्लैक लिस्टेड होने का मतलब ये है कि आपका मुआशी गला जो है वो घूंट दिया जाए, आपकी सांस बंद कर दी जाए। वो हमारे गांव में कहते हैं कि हुक्का पानी बंद कर दें, कता ताल्लुक़ कर लें। तो ये मामला पाकिस्तान के साथ ये करवाने के लिए जा रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसमें से निकल गए और आज जो है वो हम और हमारा ईवान इक़्तिदार जो है, हमारे मेंबर्स जो हैं असम्बली के, हमारे वज़रा जो हैं, हमारे अदारों के जो लोग हैं, वो तमाम खुश हैं और वो इस पे जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जाती उमरा और इंडिया में इस वक्त सफ़े मातम बिछी हुई है और वहाँ पे जो है उनको एक इंतहाई शिकस्त हुई है। अब यहाँ से आप शुरू हो जाएं, उसके बाद जो है फिर किया जाता है APC नैब ऑफिस पे पथराव किया जाता है, कानून को हाथ में लेने की कोशिश की जाती है और पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत और रियासत के अंदर रियासत के तसव्वुर को जो है वो फ़रोग़ दिया जाता है। और वहाँ भी जब कामयाबी नहीं मिलती, वहाँ पे भी दंदान शिकन जवाब मिलते हैं और अदारे हरकत में आते हैं। तो फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान को गैर महफूज मुल्क करार देने के लिए, पाकिस्तान की उठती हुई टूरिज़म इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान को दोबारा FATF में नई शराइत जो है उनको देने के लिए कि और मज़ीद शराइत लगाएं, इनको अभी ग्रे लिस्ट में रखें कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है, इसकी शाहराहें, इसकी सड़कें, इसके गली मोहल्ले, इसके शहर और ये जितने रेप के और गैंग रेप के केस होते हैं, ये मुल्क की जो साख है उस पे एक दाग होते हैं ये। और ये दाग जो है लगाने की कोशिश जो है वो मोटरवे पर फिर की गई। ये अगर तफ्तीश जो है, अगर तो इस केस को जो है वो क्लोज़ करना है, बंद करना है, तो 2 इश्तिहारी 3 पकड़े हुए हैं, उनको जो है एक को लेके जाएंगे आप निशानदेही के लिए, दूसरे की रास्ते में मुकाबला हो जाएगा। उसके बाद कहीं कच्चे के इलाके में जो है वो उनकी गोली से, साथियों की गोली से जो लेके जा रहे हैं वो मारा जाएगा, जो सामने टारगेट है वो भी मारा जाएगा। तो ये अगर करना है तो फिर जो है वो इसको डीप रूटेड जो है वो इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर इसको डीप रूटेड इन्वेस्टिगेट ना किया गया और जहाँ से ये डिज़ाइन हुआ है वहाँ तक लोगों की गर्दनों पे हाथ ना पड़े और आर्टिकल 6 के उन मुजरमों को जो है फांसी ना लगाई गई, उनको जो है आर्टिकल 6 में तो बगावत में और मुल्क के ख़िलाफ़ जो है इस तरह के मामलात करने में फांसी की सज़ा है। उसके बाद ये देख लीजिएगा, फिर देखिएगा कि इंडियन मेजर को 1 माह पहले जो है CPAC के ख़िलाफ़, CPAC को सेबोटाज करने के लिए CPAC के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा के ख़ानदान के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और उसका सारा डाटा जो है वो SECP से चोरी करवाया जाता है। और वही जो मिस्टर गोंदल जो अगवा हो गए थे वो अदारे के स्पोक्समैन हैं और वो चेयरमैन जिसको यहाँ से सैक किया गया है ये उसका बेटा है।
उसने ये डाटा चोरी करके 25 जुलाई को ये डाटा जो है वो इंडियन आर्मी को हवाले किया और सी पैक के ख़िलाफ़ साजिश में वो बड़ा मुजरम जो है उसने ये डाटा जो है वो अफवाज को दिया इंडिया में, और वहाँ से ये बात शुरू हुई। और SECP के जो चेयरमैन हैं, जो SECP को लेके आगे बढ़ रहे थे, और चाइना भी कंफर्टेबल था उनके साथ, और चाइना खुश था। मैं खुद चाइनीज़ कंपनियों में जाता हूँ, मिलता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो वो इतने खुश थे कि अंडर वन अम्ब्रेला जो है, शुक्र है हमारी पॉलिटिशियंस से जान छूट गई है, और ये आसम सलीम बाजवा साहब के आने के बाद हम अब कंफर्टेबल होकर काम करेंगे। तो उसको सैबोटाज करने के लिए ये तीसरी हरकत की गई। अब एक और जो है वो आपको बता रहा हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी, जो कल मैंने अपने प्रोग्राम में बताया कि वो अमेरिका किस एजेंडे पे जा रहा है। वो एजेंडा क्या है? वो पाकिस्तान फोर्सेस के ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट करना है और सी पैक को टारगेट करना है, और मौजूदा हुकूमत को तो नाकाम करने के लिए वो गया ही है, लेकिन वो अपनी अफवाज और पाकिस्तान की रियासत, अपने मुल्क, अपने वतन जिसको वो जिसमें आकर रह के लूट मार करते हैं सिर्फ वो, उसको जो है उसकी साख को, उसके मामलात को, उसके अंदर एक जो है ऐसी सूरत हाल पैदा करने के लिए वो लॉबिंग फर्में हायर करने गया है। वो वहाँ पे जाके सेनेटर्स से मिलेगा, वहाँ के मीडिया से मिलेगा, वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलेगा। जिस तरह से इसी सिलसिले की एक कड़ी जो है वो डॉन लीक्स थी, उसके बाद सिरल अलमेडा का इंटरव्यू था कि पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ इस तरह जहर उगला गया कि वहाँ पे अगर इनकी गर्दनें जो हैं वो काट दी जाती, इनकी गर्दनें जो हैं फांसी के फंदों में दे दी जाती, तो ये सिलसिला रुकने में आ जाता। लेकिन यहाँ पे अब ये बिलावल साहब जो गए हैं, इनका जो एजेंडा है वो बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ पे मैं प्रोड्यूसर साहब से इल्तमास करूँगा कि प्रोड्यूसर साहब वो एक जो अफ़गानिस्तान से एक जो तस्वीर जो है जहाँ पे हुसैन हक्कानी साहब, मारवी सरमद साहिबा, PMLN के लियाकत हुसैन, सरवर बारी, डॉक्टर फ़की, ता सदीकी और गुल बुखारी जो हैं वो बैठे हुए हैं, और वो साथ वो तमाम जो वहाँ पे मौजूदगी है उसका वो लेटर भी चला दीजिएगा ताकि लोगों को पता चले कि ये अफ़गानिस्तान में प्लान हुआ है। ये वही लोग हैं जो इस्लामी रियासतों के दरमियान जो है वो जंगें करवा रहे हैं, अमेरिका के एजेंडे पे हैं, अमेरिका की पॉलिसी को लेके। एक तो जैरेड करेशनर तो एक और मिशन पे निकला हुआ है, हुसैन हक्कानी साहब दूसरे मिशन पे निकले हुए हैं। उनका टारगेट जो है वो पाकिस्तान है, इस्लामी उम्मा है और पाकिस्तान की फ़ौज है। मेमोगेट स्कैंडल का ये मरकज़ी किरदार जो है, ये जो अब आप तस्वीर में देख रहे हैं हुसैन हक्कानी साहब को और बाकी लोगों को, ये अब वहाँ पे वेलकम करेंगे बिलावल जरदारी को, और बिलावल जरदारी जो है वो एंटी पाकिस्तान, एंटी पाक आर्मी, ये जो है उस एजेंडे पे जाके काम करेगा। यहाँ पे मैं अपने आर्मी ऑफिसर्स के लिए, अपनी पाक फ़ौज के लिए जो है वो दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनका बाहमी इत्तेहाद और इनकी जो एक आर्मी की स्पिरिट होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा कायम व दायम है, हमेशा कायम व दायम रहेगी, हमेशा कायम व दायम रखें इसको। और एक पेज पे जो है वो आके इस मामले को देखें कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ ये जो ताकतें बरसरे पैकार हैं, ये जो पाकिस्तान को जो है यहाँ तक जो है मोदी को, आपके दुश्मन को कहते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज पे हमला करो, पाकिस्तान की सरहदों पे हमला करो, यहाँ पे कोई बड़ा ऑपरेशन शुरू करो, ताकि हालात इस तरह के बन जाएं कि हमारी जो करप्शन है वो भी छुप जाए और हमारी वापसी का रास्ता बने, और हम दोबारा से आके जो है वो इक़्तिदार के ईवानों में फिर से जो है हमारे शहज़ादे शहज़ादियाँ घूमें, और हम पाकिस्तान के वसाइल पे, पाकिस्तान की इक़्तिदार की कुर्सी पे कब्ज़ा करने के बाद आपकी डिक्टेशन पे आप फिर कहेंगे तो इसराइल भी एक पहले दिन हम तस्लीम करेंगे हलफ उठाने के बाद। दूसरा काम हम ये करेंगे, हम अमेरिका आपके पैरों में लेटेंगे, और उसके बाद सी पैक को हम फिल फौर बंद करेंगे। चाइना के साथ वो ताल्लुक़
जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहता था, जो हमारी मौजूदा फ़ौज कहती है, हमारी आर्मी कहती है, हमारी हुकूमत कहती है कि वो हिमालय से बुलंद हमारे ताल्लुकात हैं, बहरा अरब से गहरे हैं। तो ये सब जो प्लान है, प्रोग्राम है, ये इसको सेबोटाज करने के लिए ये सब हो रहा है। ये APC, ये मामलात, ये फजलुर रहमान का चलना। ये फजलुर रहमान साहब, मुझे याद है इन्होंने अमेरिका को ऑफ़र की थी कि जनाब मैं लिबरल हूँ, आप मुझे आजमा के तो देखें कि मैं कितना बड़ा खिदमत गुजार होता हूँ, हैं जी। तो उन्होंने कहा कि हाउ अमुल्ला इज़ लिबरल। तो कहता है कि दाढ़ी मुंडवा देता हूँ। तो तुम्हारी दाढ़ी तो मुल्ला वैसे ही मूंडी जाएगी। अगर तसव्वुर करो तो तुम्हारी दाढ़ी जो है वो मूंडी जा चुकी है, तुम बेनकाब हो चुके हो, तुम जलील और रुस्वा हो चुके हुए हो। तुम्हें मौलवी डीजल ठीक कहता है वो, उसके अलावा ट्रकों के ट्रक, कंटेनरों के कंटेनर जो है वो फाइलों के हैं। 3500 शहदा के जो प्लाट हैं वो तुम हजम कैसे कैसे डाइजेस्ट करोगे? तुम मुल्तान, लिया, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान की ज़मीनों को कैसे निगल जाओगे? किस तरह से तुम्हारे भाई निगल जाएंगे उसको? तुम लोग बेलिबास हो, तुम लोग नंगे हो चुके हो। तुम सिर्फ जो है अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो चीखो पुकार कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी चीखो पुकार सुनने वाला अब पाकिस्तान में कोई नहीं है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की गहरी नज़रें हैं हर चीज़ पे, गहरी नज़रें हैं वतन दुश्मनों पे, जो अंदर से बैठ के जो है वो साजिशें कर रहे हैं, जो बाहर से साजिशें हो रही हैं। हमारी एजेंसियां, हमारी पाक फ़ौज और हमारा जर्नल कमर जावेद बाजवा, डट के खड़े रहो बाजवा साहब, बिल्कुल जो है वो इस तरह से डट के खड़े रहो जिस तरह से हमेशा चट्टान की तरह आप खड़े रहते हैं। पूरी कौम आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, एक एक लम्हा हम आपके साथ है। हमारी औलादें, हमारा अपना वजूद जो है, हमारा तन मन धन जो है वो अपनी मुसल्लह अफवाज पे कुर्बान है। हम आपके साथ खड़े हैं और ये मैं सिर्फ कमर जावेद बाजवा साहब आपको पैगाम दे रहा हूँ कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके अदारे के साथ खड़े हैं। आप जो है कामयाबी के साथ आगे बढ़ते रहिएगा। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुसल्लह अफवाज, पाक आर्मी पाइंदाबाद।